नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के सीएम पद की शपथ ग्रहण समारोह में आज रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही कई बड़े दिग्गज भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जाएंगे। तो आपको बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। दोनों राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आज पदभार ग्रहण करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोनों राज्यों के सीएम पद की दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज सीएम का पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, जहां दोनों ही प्रदेशों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह होना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज 2 राज्यों में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 3 राज्यों में, जिसमें आज 2 राज्यों का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण होगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे और मध्य प्रदेश में मोहन यादव अपने सीएम पद की शपथ लेंगे। आपने देखा भी होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 राज्यों में जिस तरीके से उन्होंने दौरे किए और उसका फायदा भी मिला है, तो चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ में बात करें या तेलंगाना में भी बात करें, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। निश्चित रूप से एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इस वजह से अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको भेजती है स्टार प्रचारक बना करके, और उसको फायदा भी मिलता है। और यही वजह है कि आज जब 2 राज्यों में मुख्यमंत्री शपथ ले रहे होंगे मुख्यमंत्री पद की, तो उस समय योगी आदित्यनाथ समेत वहां पर तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री खुद उस शपथ ग्रहण में पहुंच रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से एक उत्सव के तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी बना रही, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 भी आने वाला है। इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सभी वर्गों को साथ में। आप देखिए कि ये जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं, ये 2024 की भूमिका भी यहीं से शुरू हो चुकी है। चाहे वो ओबीसी की बात करें या फिर आदिवासी की बात करें, सभी वर्गों को साधने की कोशिश किया गया है। तो कुल मिला के आज का जो शपथ ग्रहण है वो काफी भव्य होने वाला है। तमाम वरिष्ठ नेता देश के वहां पर पहुंच रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया, उत्तर प्रदेश से कोई और अन्य बड़ा चेहरा भी आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सकता है? और देखिए, फिलहाल जो आधिकारिक सूचना वहां से है सिर्फ मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री वहां पर उनको निमंत्रण मिला है शपथ ग्रहण का। बाकी और प्रदेशों के भी वहां पर दिग्गज नेता होंगे। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर होंगे। तो कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी जो शासित प्रदेश हैं उनके भी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो राज्यपाल हैं उनको बुलाया गया है। तो कुल मिला के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकारों के
जो वरिष्ठ नेता उनको भी उस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में आज के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अयोध्या से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को अयोध्या पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या पहुंचने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी मिल रही है कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच सकते हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री जी के पहुंचने की, तो प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले अयोध्या जिला प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है और रह गई बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो व्यापक खाका भी तैयार किया गया है जी। अयोध्या में प्रधानमंत्री 25 तारीख को आने से पहले श्री राम एयरपोर्ट जितना भी काम है वो जोरों शोरों पे युद्ध स्तर पे चल रहा है और युद्ध स्तर पे काम चलने के साथ फिर उसके कड़ी में बीएस, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, क्या प्रधानमंत्री के दौरे और खास तौर पर श्री राम एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के क्या आधिकारिक सूचना जारी की जा चुकी है? देखिए, जो भी अभी अधिकारी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आया, मगर कयास लगाए जा रहे हैं। अभी जो जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने ये कयास लगाया था कि ये क्योंकि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से हवाई जो एयरपोर्ट है उसका रनवे बन के कम्प्लीट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत काम बचा है, वो भी काम पूरा होने को है। तो ये राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसका उद्घाटन होना था, तो ये कंफर्म अभी जिला प्रशासन इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ 25 को ही आएंगे, मगर सूत्रों के द्वारा ये हवाला दिया जा रहा है और पुख्ता ईपीएमओ के द्वारा की जा रही है। अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है, पर ये सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ सकते हैं और एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ भक्ति पथ, रामपथ जितने भी कार्य हैं उनका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल बीएस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रही रहा, अयोध्या से ये बड़ी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर पहुंच सकते हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। लोकसभा सीटों को लेकर पार्टियों का दावा शुरू हो चुका है। सुभाषपा पार्टी ने 3 सीटों पर दावेदारी पेश की है। चंदौली, गाजीपुर, घोसी सीटें सुभाषपा की ओर से मांगी गई है। अपना दल है इसने 5 सीटों पर दावेदारी पेश की है। मिर्जापुर, प्रतापगढ़, जालौन सीटें अपना दल एस की ओर से मांगी गई है। फतेहपुर और अंबेडकर नगर सीटें भी अपना दल एस की ओर से इन सीटों के लिए दावेदारी पेश की गई है। तो वहीं निषाद पार्टी ने भी पूर्वांचल की सीटें मांगी हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां लोकसभा चुनाव से पहले अब सीटों को लेकर के भी तमाम जो दल है उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि मिशन 2024 को लेकर अब सीटों पर भी पार्टियों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। सुभाषपा पार्टी ने 3 सीटों पर दावेदारी पेश की है। चंदौली, गाजीपुर, घोसी सीटें मांगी गई है। अपना दल की ओर से भी 5 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि अब जो सहयोगी दल है उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है कि किन किन सीटों पर वो लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरना चाहते हैं। फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी स्पष्ट हो पाई है? देखिए जागृति, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सारे पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारने के लिए और उनकी अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। अब देखिए, भाजपा के साथ क्या जो इनके सहयोगी दल हैं, तो अपना दल जो है वो अपनी 5 सीटें मांग रहा है। कारण क्या है, जो सीटें जहाँ की दावेदारी मजबूत है, जहाँ भी उसके प्रत्याशी हैं और जहाँ से विधायक सोचते, तो मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, अंबेडकर और जालौन, ये 5 सीटें भी उसने मांगा है।
लेकिन आगे क्या होगा आप देखिए, सुहेलदेव पार्टी जो है वो उसके जो 3 विधायक सुभाषपा मांग रही, चंदौली, गाजीपुर और घोसी, लेकिन चूंकि अभी चुनाव तक और सीटें भी मांगेगी। तो कारण क्या है, अभी उसके विधायक जो हैं, जो अगर 6 हैं तो 6 चाहेगी, 3 सीटों में उसका काम चलना नहीं है। तो अभी भाजपा के साथ इनके से निगोशिएशन चल रहा है। संजय निषाद हैं सबसे ज़्यादा जो है कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव 16 सीटों पर लड़ाया था उन्होंने, तो 11 सीटों पर उनके प्रत्याशी जीते थे, जिसमें 6 सीटों पर उनके खुद के प्रत्याशी थे, 5 पे भाजपा के सिंबल पे लड़े थे। अभी संजय निषाद ने पत्ते नहीं खोले कितने जो है प्रत्याशी मांग रहे हैं वो, लेकिन जितनी सीटें हैं तो 11 सीटें तो माना जा रहा है कि अगर जिन पर उनके जीते हैं प्रत्याशी वो तो संजय निषाद को चाहिए ही। तो इस तरह जितने भी उनके सहयोगी दल हैं अपनी अपनी दावेदारी प्रसिद्ध कर रहे हैं, और सीधे से उनका कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी दावेदारी। तो जितने उनके जहां पर उनका बहुबल है, जातिगत समीकरण उनके फेवर में है, तो वो चाहते हैं वहां उनको टिकट मिले और वो आ करके जो है उसको जो है उन सीटों पर अपना जीत हासिल करें। और भाजपा भी चाहती है सहयोगी दलों को कि वो उनको वही सीटें दें कि जहां वो जीतें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 80 सीटें जीतने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो 80 सीटें जीतनी अगर है तो उसको सही की बात माननी पड़ेगी और एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये माना जा रहा है कि सहयोगी दलों से उन्होंने जो है बातचीत शुरू कर दी है, और सहयोगी दल भी अपनी जो है लिस्ट दे रहे हैं। अब कितनी उसकी, तो विधानसभा चुनाव था लेकिन अब लोकसभा है, तो इसमें कितनी सीटें उसको देती है तो समय बताएगा। लेकिन यह है कि इन्होंने अपनी अपनी दावेदारी ठोकने का काम शुरू कर दिया। जी बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे, दावेदारी पेश की जाती है लेकिन उसके बाद सभी समीकरणों को देख करके जो है सीटों का बंटवारा होता है। ऐसे में कितनी उम्मीद लगाई जाए, क्या जितनी दावेदारी पेश की जा रही है उतनी सीटें मिलने की संभावना है? जिस तरीके से अपना दल एस ने 5 सीटों पर दावेदारी पेश की है, उसके अलावा सुभाषपा ने 3 सीटों पर, और अभी संजय निषाद ने तो ये स्पष्ट ही नहीं किया है कि वो कितनी सीटों पर मांग रहे हैं। पूर्वांचल की सीटें वो मांग सकते हैं। जी ऐसा ही है, संजय निषाद का पूर्वांचल में अस्तित्व है। उनके 11 विधायक इस समय जो है सुभाषपा के उस पर चल रहे हैं, तो 6 उनके सीधे हैं, 5 भाजपा सिंबल पे लड़े थे। तो इससे सीधा सा है संजय निषाद की भी दावेदारी मजबूत है। लेकिन भाजपा हर चीज़ें देखती है कहाँ क्या जातिगत समीकरण कैसे हैं, क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट, किस क्षेत्र में प्रभाव किसका कितना है, कौन कितनी सीटें निकाल सकता है, ये सब देखने के बाद ही वो सीटें उनको देगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके मांगने सीटें दे देगी, पहले वो सर्वे कराएगी कि यहाँ कहाँ किसका जातिगत आधार मजबूत है, कहाँ कितने विधानसभा में पिछले वोट कैसे मिले थे, उस आधार पर कितना आप आगे बढ़ सकते हैं लोकसभा में। क्योंकि भाजपा जो है चाहती है कि सभी सीटें हम प्रदेश में जीतें, तो उसमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मजबूती से इनकी दावेदारी अलग है। लेकिन हकीकत क्या होगी, ये भाजपा अपना सर्वे करा करके और पुराने जो वोट बैंक के आधार पर ही कि किसको कितने वोट मिले देखने के बाद ही तय करेगी कि किसको कहाँ प्रत्याशी हम कौन सीट देगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि अब तमाम बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने लोकसभा की सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसे में अभी आने वाला समय बताएगा कि आखिर दावेदारी के अनुसार किसको कितनी सीटें फिलहाल मिल पाती हैं। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मिर्जापुर में संयुक्त मंडलीय रवि उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रबी के फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य है। रबी के रकबा में वृद्धि कैसे की जा सकती है, यह भी स्थलीय निरीक्षण करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारीगण हैं जिन्होंने अपनी अपनी योजनाओं को किसानों के बीच में रखा है। हमने ये प्रयास किया है कि किसानों को सारे इनपुट समय से उपलब्ध हो जाएं, उनकी कठिनाइयों का इस दृष्टि से समाधान किया है। नहरों को सफाई करके उनको पानी दे जाने की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ नहीं हुआ है उनको ठीक प्रकार से व्यवस्था कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे राजकीय नलकूप और निजी नलकूप ठीक प्रकार से चलाए जा सके। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने नवसृजित नगर पंचायत हेतीपुर कार्यालय का भूमि पूजन किया। साथ ही आपको बता दें कि 9 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसके बाद कृषि मंत्री ने किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जन्म से लेकर के मरण तक का व्यवस्था कर रखा है। हमें उन योजनाओं को जानकारी होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं करती थी जो काम मोदी और योगी जी की सरकार ने किया है। ये गारंटी है मोदी जी की।
कि हम किसान को पेंशन देंगे, ये गारंटी है कि देश के भीतर किसी को भी भूख से मरने नहीं देंगे, किसी को भी भूखा हम रहने नहीं देंगे, सब लोगों का पेट भरे। इसलिए मोदी जी पिछले 4 साल से फ्री राशन दे रहे हैं। आपके गांव में 55 लोग ऐसे हैं जो अंत्योदय रेखा के भीतर हैं। 194 लोग ऐसे हैं परिवार, 194 परिवार ऐसे आए जो उससे थोड़ा ऊपर है। जो 55 हैं अंत्योदय परिवार, उनको 35 किलो राशन हर महीने को दिया जा रहा है फ्री, मोदी जी की ओर से। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मेहमानों की सूची तैयार हो चुकी है। 4000 संत महंत और 2500 से ज्यादा विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया जाना है। अब आने वाले मेहमानों के रुकने, भोजन और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अयोध्या में आने वाले सभी श्रद्धालु, जाड़े का महीना है, जनवरी है, ठंडक होती रहेगी तो उनको सर छुपाने की जगह चाहिए, भोजन की व्यवस्था चाहिए, निवृत्त होने के लिए स्थान चाहिए। उसके लिए पूरे अयोध्या में 25,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था ट्रस्ट अच्छे प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। ये हम कह सकते हैं पूज्य साधु संत महंतों के लिए, आने वाले आमंत्रित जनों के लिए एक 22 तारीख की उपयुक्त श्रेष्ठ व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा जिन्होंने अपेक्षा की है उनके लिए की जा रही है। उसकी तैयारी में अनेक अपने सहयोगी लगे हुए हैं और उसकी भी तैयारी लगभग प्रगति पर है। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा और भाजपा युवा मोर्चा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना समेत कई योजनाओं से जुड़े स्टॉल भी लगाए गए। लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी भारत सरकार की एक अनूठी पहल है और हमारे केंद्र की सरकार की जो भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं, उन योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी के रूप में जन जन तक संपर्क करके और हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, लाभार्थी परक योजनाएं हैं और जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का समाज में मुख्य धारा में कैसे उसका शामिल किया जा सके उसे, तो घर सभी स्थानों पर जाकर लोगों को चिन्हित करके रजिस्ट्रेशन कराकर सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिया जाना है। तो ये अभियान है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प में यह अभियान को पूरा करने के लिए पूरी सरकार इस पर काम कर रही है। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। आगरा में खेत में तार फेंसिंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में रोडवेज बस बनी आग का कोला, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। आगरा में स्कूल से गायब हुए 2 बच्चियां, परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन से गिरा युवक, गंभीर रूप से हुआ घायल, जीआरपी पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। फिरोजाबाद में औद्योगिक गलियारों के विरोध उतरे किसान, शिकोहाबाद तहसील में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जमकर की नारेबाजी। आगरा में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर बेवजह पैसा बनाने का लगाया आरोप, कहा 4 दिन पहले ही हो चुकी थी मौत। लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन दुर्घटना से बचाव को लेकर की मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ और रेलवे ने मिलकर किया अभ्यास, जीआरपी, आरपीएफ, सिविल डिफेंस के लोग भी हुए शामिल। एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, रोड पर पैदल कर चल रहे व्यक्ति को टैंकर ने कुचला, व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत।
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट फ्लाईओवर पर हुआ बड़ा हादसा। अनियंत्रित कार ने कई कारों को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग घायल। बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, लोडर ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत दूसरा घायल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल ये बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।